अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन एंड आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपके दिन का आगाज हो चुका है और इसके साथ साथ एक नए वीक का भी मंडे। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपने जो भी आपके पेंडिंग काम थे, अगर कुछ थे तो आपने कर लिए होंगे। कल लाहौर के इलाकों में इनफेक्ट आज सुबह और कल इस्लामाबाद एंड आज भी उम्मीद है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई। मौसम बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी हद तक मौसम के अंदर तब्दीली आई है। उसका जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि उम्मीद है कि आपके मिजाज पे भी मस्बत असर हुआ होगा। और उसके साथ साथ एक खबर जो पाकिस्तान के लिए आई उसने एक बड़ा अच्छा हमारे मिजाज पे असर डाला। हम शुरू में उसी का जिक्र करेंगे। बिल्कुल, अरशद नदीम के हवाले से बात करेंगे। तारीख रकम कर दी, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए पहला मेडल जीत लिया। हंगरी के शहर बुदापेस्ट में होने वाली चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता है। वो गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत की नीरज चोपड़ा से आधे मीटर से भी कम फर्क की वजह से दूसरे नंबर पे आए। जबकि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हवाले से आपको बताएं तो जेवलिन थ्रो फाइनल में अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 87.82 मीटर की थ्रो की, जो कि तमाम 6 थ्रोज में से उनकी सबसे बेहतरीन थ्रो भी थी। बिल्कुल, और जो भारत के नीरज चोपड़ा है उनसे सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क था। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे करने वाली वो ये है कि अरशद नदीम ने अपनी नी इंजरी के बावजूद, जिसका अगर आपको याद हो तो उन्हें हमारे शो में जो चंद दिन पहले जब अरशद आए थे उन्होंने जिक्र किया था, बल्कि मैंने उनसे सवाल किया था कि अब आपकी नी इंजरी कैसी है, तो उन्होंने कहा कि वो अभी चल रही है, साथ में रिकवर कर रहा हूँ, लेकिन अभी कंप्लीटली रिकवर्ड नहीं है। इसके बावजूद दुनिया भर के अंदर अरशद नदीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की, पहले नंबर पे नीरज आए। और द बेस्ट पार्ट वाज एक पिक्चर भी बड़ी वायरल हुई नीरज की और अरशद की, और उनका एक इनफैक्ट वीडियो इंटरेक्शन भी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने नीरज भाई और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी इस कामयाबी के ऊपर। सो इससे पहले अरशद नदीम ने उनको बीट किया था, इस दफ़ा उन्होंने पहली पोजीशन के लिए इनको बीट किया, लेकिन कमाल कारकर्दगी रही। एंड एज वी ऑलवेज से, हमेशा हमारा सर फखर से बुलंद करते हैं, अपने तौर पर ट्रेनिंग करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के लिए खेले। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड, उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद उनकी एफर्ट पे, और अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे कि कल या परसों अरशद को हम अपने शो का हिस्सा बनाएं और उनसे, चूंकि जब भी वो कोई अचीवमेंट करते हैं हम बड़े एक्साइटेड होते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारी शो का हिस्सा बने। सो हमने अरशद नदीम के हवाले से आपको बता दिया जनाब। ये जो पाकिस्तानियों को जो अच्छी खबरें मिलती हैं ना, वो सिर्फ स्पोर्ट्स में या इन चीज़ों में मिलती हैं, मुझे लगता है आजकल, और हमारे पास कुछ अच्छी खबर नहीं होती सुबह सुबह। नहीं, हमारी बेस्ट विशेस हैं और कम अच्छी खबरें हैं, कम से कम हमारे स्पोर्ट्समैन इतना जरूर कर रहे हैं कि अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं। दूसरी जानिब हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट के लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर लाई है। उस हवाले से भी आपको बताएं, कामयाबी के बाद वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स की फातेह पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस आ गई है और लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी ब्लाइंड स्क्वाड का शानदार इस्तकबाल किया गया। निसार अली इसकी क़यादत कर रहे थे। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को फाइनल में हराया था। सो एक जानिब हम हरा के भी आ रहे हैं, नो वरीज। निसार अली की क़यादत में ये टीम थी जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान ब्लाइंड वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स के अंदर, और इसमें नाकाबिले शिकस्त रही टीम। ये मुसलसल जीतती चली गई और फिर इस जीत को इन्होंने फाइनल टाइटल में भी कन्वर्ट किया। बर्मिंघम में होने वाले इस इवेंट में भारत को 2 बार पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम ने हराया। सो ये टीम भी वापस पहुंची, और जब वापस पहुंची तो मनाज़िर हम आपको दिखाएं। एंड आई एम हैप्पी कि यहाँ पे इनका वेलकम अच्छे अंदाज में, क्योंकि लास्ट टाइम इस तरह की कोई, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन बेचारी टीम आई थी तो वो अपने तौर पे आई थी, किसी को पता भी नहीं था, लेकिन अब टीम का वेलकम हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, जहां हमने ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बात की है, वहीं पे आपको बताएं हम ओडीआई में भी नंबर 1 रैंकिंग पे आ गए। सबसे अच्छी बात ये है, खबरें चाहिए आज हमने सुबह आज आप मुझे नहीं कह सकते मुझे खबरें दे रही हैं। नहीं, आपका भी पोर्शन बाकी है इसके बाद, लेकिन नहीं, आज मैं आपको मान जाऊंगा 15 रुपए फी यूनिट कम करा दिया। मैंने नहीं कराए, अभी आप कह दें आज अभी क्रिकेट की बात करें, अच्छा मूड रहने दें। नाजरीनो आजरीन, पाकिस्तान ओडीआई में नंबर 1 पे आ गया। अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सीरीज थी वनडे, उसमें पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है और अफगानिस्तान को पहले जिस तरह से हमने मैचेस में हराया, पहला, दूसरा, तीसरा, इट वाज सो गुड। और उसके बाद पाकिस्तान ने, आपको बार बार कहा था कि रैंकिंग में इंप्रूव होगा। सो हमारी टीम
ने अपनी जो ओडीआई रैंकिंग है उस पर नंबर 1 पोजीशन। और तकरीबन 59 रन से आई बिलीव हमने Yes. तीसरा मैच जीता। इससे पहले हमने 1 विकेट से दूसरा मैच जीता। उससे पहले हमने सिर्फ 59 रन पे पूरी जो टीम थी अफगानिस्तान की उसको आउट किया। और एक बात बड़ी अच्छी हमारे कप्तान ने की कि कतन नॉर्मल टीम नहीं थी और हमने देखा भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अफगानिस्तान की टीम ने। दे गॉट अ वेरी गुड बॉलिंग बैकअप और बैटिंग में भी उनके प्लेयर्स, एक प्लेयर ने उनके 150 रन किए जरदान ने। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड सीरीज, बड़ी अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिली। और एक चीज और भी सामने आ गई कि एशिया से एक और अच्छी टीम इमर्ज होकर सामने आ रही है और वो अफगानिस्तान की टीम है। भारत पाकिस्तान इज वर्ल्ड नंबर 1। और कल नेपाल क्रिकेट ने एक ट्वीट की थी, उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक्साइटमेंट की बात यह है कि हम वर्ल्ड नंबर 1 टीम के खिलाफ एशिया कप में 2 दिन के बाद खेलने जा रहे हैं। यस, एशिया कप भी स्टार्ट होने वाला है नाज़रीन, बहुत मजा आएगा। नाके लग गए हैं बाहर, नाके लग गए हैं, लग गए। अच्छा, रास्ते खराब। अच्छा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम बताएंगे बुरी खबर यानी बड़ी खबर। बड़ी खबर। सो जनाब, एक वक्त था जब खानदान में बच्चे के मैट्रिक का रिजल्ट आने वाले दिन सबको बेसब्री से इंतजार होता था और बच्चे की कांपे टांग रही होती थी कि रिजल्ट कैसा आएगा। अब ये नतीजा, ये जो बिजली के बिलों का सिलसिला है ना, ये बिल्कुल मैट्रिक के नतीजे जैसा है। यकीन जाने, मैंने तो उसने लिखा भी कि हम इतना नर्वस उस वक्त नहीं होते थे मैट्रिक के रिजल्ट में जितना इस वक्त बिजली के बिल आने में। नर्वस, अभी तक बिल नहीं आया। मेरी तो घर में जो क्लास होनी है ना बिल के बाद, बस जब तक नहीं आया, अच्छा जब तक नहीं आया हम तब तक भी बीमारी है जो कि हमारा दिल धक धक कर रहा है। और फिर जब बिल धक धक करेगा हमारे हाथों में तो फिर दिल और धक धक करेगा। सो बिल और दिल का ताल्लुक गहरा होता जा रहा है अवाम के ऊपर। बहरहाल इस वक्त न सिर्फ बोझ है बल्कि अब वो जो एक कहते हैं ना मुसलसल एक बिल्टअप हो रहा था, वो अब एक लावा फट गया है। अब अवाम से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। कोई अपना मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई अपनी बच्ची के लिए बनाया हुआ जेवर बेच रहा है, कोई खवातीन अपने लिए पास मौजूद कोई अंगूठी या बुंदे बेचकर बिजली का बिल तार रहे हैं, जैसे हमारी पंजाबी में कहते हैं, उतार रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है जी लोगों के लिए। और ये आप लाइंस देख रहे हैं, यकीनी तौर पर ये अफसोसनाक मनाजिर हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत नाजुक है। और हरमला सिर्फ एक तबके के लिए नहीं है। आई हैव सीन एवरीबॉडी इज लिटरली ट्राइंग ऑन दिस, जिस तरह की सिचुएशन पैदा होगी। बिल्कुल यकीनन IMF की शराइत कड़ी है, मगर आवाम को जिस इम्तिहान की चक्की में पीसा जा रहा है ना, ऐसे में इन लोगों का सब्र का पैमाना जो है लबरेज बल्कि होना क्या शुरू हो गया, हो चुका है। और हमने कल एहतजाज भी देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, दीगर शहरों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है बिजली के बिलों के हवाले से। और ये एहतजाज ऑब्वियसली ज़रूरी भी है अगर हुकूमत वक्त ने इस पर तवज्जो ना दी। और इसके साथ साथ अगर हम आवाम की बात करें तो उसकी दादरसी ना की तो खुदा न खास्ता जो बिजली के बिलों के मुखालफत में होने वाला एहतजाज है, ये किसी कह लेना सिविल तहरीक का रूप भी धार सकता है। मेरे ख्याल से धारना भी चाहिए, जितनी ये सूरत हाल है कि आपको थोड़ा रोड्स पे आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। और लोगों ने कल कराया भी है। गुज़िश्ता रोज भी इसी खदशे का इजहार करते हुए जी MQM पाकिस्तान के जो खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने कहा है कि खदशा है कि बिजली एहतजाज जो है फसादात में तब्दील ना करे। अल्लाह रहम करे ऐसा ना हो जी। बिजली बिलों में फौरी रिलीफ के इकदाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिल वही आ रहे हैं जो पूरा दिन बिजली आने पे, वैसे तो कभी पूरा दिन बिजली आई ही नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी कहा है कि जी बिजली के बिल जो हैं अवाम को, जो कह रहे हैं ना, लोगों में बगावत का रुझान इस हवाले से बढ़ रहा है। अवाम बागी होते जा रहे हैं, जबकि इसी तरह से अफरा तफरी अगर फैलती रही खुदा ना खास्ता और इसी तरह से अवाम पे मुश्किलात आती रही तो रियासत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हो जाएंगे। ये वही MQM है जिसके 2 वज़रा 10 दिन पहले हुकूमत में थे। ये वही हैं और अभी भी उनके गवर्नर हैं सिंध के तरफ से। मुझे लगा कि मुख्तलिफ MQM है। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि एहतजाज करें। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब, आबिद शेर अली नून लीग के भी कह रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि वाकई हम कहते थे ना कि आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, ये लोग आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। 14 दिन पहले आपकी हुकूमत थी, 20 दिन पहले, और आपकी पॉलिसीज़ का खुमियाजा है जो कौम भुगत रही है। और अब आके आप कह रहे हैं कि इसके खिलाफ एहतजाज करें। क्या वाकई आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या वाकई आवाम अंधे हैं? खैर, जमात इस्लामी को हम कह सकते हैं, वो उन्होंने कॉल दी है सिराजुल हक साहब ने कि 2 सितंबर को मुल्क की हड़ताल करें। कहते हैं फौरी रिलीफ ना मिला तो आवाम के हाथों यकीनी तौर पर जो हुक्मरानों के गिरेबान है, वो कहते हैं ना कि आवाम के हाथ होंगे और हुक्मरानों के गिरेबान होंगे। इस तरह की मिसाल उन्होंने दी है। जालिमाना फैसले बर्दाश्त नहीं हो पा रहे, न हज़म होंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो वज़ीर आज़म साहब का नोटिस है। अनवारुल्लाह काकड़ जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी कैबिनेट के साथ बैठे हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट से ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न है। वो कल भी बड़ी डिटेल बैठे रहे, आज फिर इस हवाले से बात होनी है। पहले जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनसे ब्रीफिंग ली है प्राइम मिनिस्टर ने। अब वो कह रहे हैं कि जी हम हल निकाल रहे हैं कि कैसे रिलीफ मिले। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे जज्बात
बात में आके कि मुल्क को नुकसान हो, चूंकि हमें पता है कि हम IMF मुआहदे के अंदर हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि लेकिन ये भी ज़रूर करेंगे कि आवाम के लिए कोई ना कोई रिलीफ का हल निकालें, चूँकि जाहिर बात है ये सूरत हाल भी काबिल कबूल नहीं है। सो इसी पे तज्जिए के लिए हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद है। बिल्कुल, डॉक्टर खाकान नजीब को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान। आपकी इजाज़त से हम ज़रा सा थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन के लिए सूरत हाल का अपने नुमाइंदे ज़ैगम नकवी से भी बात कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। बिजली के बिलों को लेकर आवाम बहुत परेशान है और एहतजाज भी कर रही है। ज़ैगम, बहुत शुक्रिया आपका भी। हम आपसे पहले ज़रा तफसीलात ले लेते हैं, फिर डॉक्टर खाकान की तरफ जाते हैं। क्या सूरत हाल है जी बिजली के बिलों के हवाले से? तो हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लोग एहतजाज कर रहे हैं, लाइनें हैं और दीगर मामलात हैं। कल केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी इस हवाले से नोटिस लिया। हाउ डू यू सी, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखिए, पूरे मुल्क में जो महंगाई में पिसी हुई जो आवाम थी उस पर बिजली के जो बिल हैं वो झटके के तौर पर महसूस हो रहे हैं, और भारी बिलों की वजह से आवाम जो है वो अब सड़कों पर निकल आई है। अगर बात करें रावलपिंडी इस्लामाबाद की, तो यहाँ पे भी रावलपिंडी में शदीद एहतजाज किया गया, और आईएसको के जो दफातर थे उनके बाहर भी काफ़ी एहतजाज किया गया। और इसी हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इसका नोटिस लिया, और गुज़श्ता रोज़ एक अहम इजलास तलब किया गया जिसमें तमाम डिस्कोज जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनके नुमाइंदों को बुलाया गया, नेपरा के हुकाम को बुलाया गया, वजारत तवानाई के जो मिनिस्टर थे और सेक्रेटरी थे उन्होंने ब्रीफिंग दी, और उन्होंने ये तमाम ब्रीफिंग में बताया कि बिजली चोरी और अदम अदायगी जो है वो भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जो कुछ सूबे हैं उनमें 50% से कम जो है वो बिलों की अदायगी होती है। लेकिन वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यह कहा है कि 48 घंटे में तवील मुद्दती और कलील मुद्दती जो हल है इसका निकाला जाए, और उसमें जो एक तजवीज़ दी गई कि ग्रेड 17 से 21 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो फ्री बिजली है उनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इसमें जो हमारे पास दस्तावेज़ात सामने आई हैं कि जो ज़्यादा तादाद है वो ग्रेड 1 से 16 की है, वो तकरीबन 1,73,000 से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं वो तकरीबन 10 अरब की सालाना बिजली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वो एक भारी जो बोझ जो है वो आपको और मुझे जो उठाना पड़ता है वो उन बिलों का, उनका जो एडजस्टमेंट है वो उस हवाले से भी वहाँ पे इजलास में जिक्र आया, और उसमें बताया गया कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये हर माह जो है वो आवाम पर पड़ती है। और वज़ीर आज़म ने 48 घंटे की जो एक लाएअमल बनाने के हवाले से हदायत जारी की हैं। इस हवाले से वजारत तवानाई ने काम शुरू किया है, और इब्तदाई तौर पर जो रिलीफ है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जैसा आप भी कह रहे हैं कि IMF के कड़े शिकंजे में इस वक्त हम हैं, और वो ऐसा कोई भी इकदाम नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जो मुलाजमीन की जो मुफ्त बिजली है वो खत्म की जाए। ये तो मेरे ख्याल में मीडिया और अखबारों का पेट भरने के लिए होगा अगर ऐसा होता है। आपकी बात जो आप कर रहे हैं ज़ैगम, इससे तो ये होगा कि मीडिया पे शायद हेडलाइन अच्छी बन जाए, सोशल मीडिया पे थोड़ी तारीफ हो जाए, रीट्वीट ज्यादा मिल जाएं, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड क्या कोई ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास कि किसी तरीके से, जैसे डिस्कोस से बात हुई है तो क्या उनसे कुछ प्राइस निगोसिएशन हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ अदायगियों को आगे लेकर जाया जाए, इस तरह की कोई तजवीज़ हो सकती है? जी बिल्कुल, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ अपने इजलास में भी ये कहा था कि जो सूबे हैं बेसिकली इकाइयाँ हैं वफाक की, और सूबों के पास डिस्कोस जो हैं उनका अब इख्तियार चला गया है, तो जो सूबाई वज़राए आला हैं उनसे भी आज वज़ीर-ए-आज़म मुशावरत करेंगे और रिलीफ देने के हवाले से जो भी इक़दाम हैं वो करेंगे। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर नज़र यही आ रहा है कि इसमें जो रिलीफ है वो सिर्फ जो वक्ती तौर पर दिया जा सकता है कि इसको आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू वेरी मच ज़ैगम, बहुत शुक्रिया कि आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ज़ैगम नकवी हमें बता रहे थे। डॉक्टर खाकान की तरफ जाते हैं। डॉक्टर खाकान, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ये जो भी हम सूरत हाल अभी हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे और आपके सामने भी है, जो इक़दामात के हवाले से या फौरी तौर पे कुछ रिलीफ देने के हवाले से बातें हो रही हैं, क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच है? क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? आई होप कि हम किसी दिन बात करें और मैं कहूँ कि ये 2-4 मसले हल हो गए हैं एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और इंशाल्लाह किसी दिन तो हम ये बात जरूर करेंगे। एनर्जी सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की जो ग्रोथ है यानी कि इकोनॉमी और लोगों का जो ज़हनी सुकून है इस पे एक कंस्ट्रेंट की तरह बन गया है, और ये बिल्कुल ठीक है। अर्मिला ने मतलब शायद बात तो लाइटर टोन में की है, पर बात ये सही है कि जब बिल आ रहा होता है तो एवरीवनस अफ्रेड कि यार कितना आ जाए। दिस इज नॉट गुड, राइट? दिस इज
तो इसमें भी कोई शक नहीं है। हुकूमत के एक्सचेकर पे बोझ बनता चला जा रहा है। सो अगर ये सारी चीज़ हो तो इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है, एक तो ये रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा एहतजाज रजिस्टर हो गया है विद द अथॉरिटीज़, सारे मुल्क ने देख लिया है। हम अगर किसी दिन भी मुल्क को बंद करेंगे तो एक दिन की मुल्क की पैदावारी जो सलाहियत है वो ख़त्म होगी। ये भी हमें सोचना है। जब वो पैदावारी सलाहियत ख़त्म होती है उस दिन की, तो लोगों को भी नुकसान होता है, इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। अच्छा, सलूशन एक आध दिन में भी नहीं आ सकता। इस सलूशन का शॉर्ट टर्म ये है कि हम किसी तरह IMF को ये कन्विंस कर सकें, और चूंकि मैं IMF के प्रोपोनेंट्स में से हूँ, आई नो कि मैं कंट्री को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहता, तो उनको कन्विंस कर सकें कि जो जुलाई के बिल आए हैं उनको किसी तरह इन द शॉर्ट रन संभालना है। उसमें स्टैगरिंग एक ऑप्शन है, अगर हम बहुत क्लियरली ऑप्शंस की बात करें। उसमें ये भी ऑप्शन है कि जो 200 यूनिट तक हैं, मेरी ये राय रही है आज भी, और जब मैं फंड से पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएट करता था तब भी, कि मुझे इनको प्रोटेक्टेड रखना है बिकॉज ये एक बड़ा चंक है। आज मैं उसको समझता हूं कि शायद वो 300 तक है बिकॉज गर्मियों का मौसम चल रहा है। सो उसको मुझे किसी तरह प्रोटेक्टेड रखना है और संभाल के रखना है। अब उसमें क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं? उसमें GST का ऑप्शन है, इनकम टैक्स को देखने का ऑप्शन है, क्वार्टरली टैरिफ कब पास करना है उसको देखने का ऑप्शन है। सो इनको देखकर कोई मेन्यू बनाया जा सकता है कि जुलाई और अगस्त के जो बिल्स हैं उनको संभाल लिया जाए। बट ये तो एक शॉर्ट रन सोल्यूशन है बिकॉज डिसिपेट करना है जो इस वक्त एंगर है लोगों में और डिस्कम्फर्ट है लोगों में। इसके कुछ जराए पैदा करने पड़ेंगे। अगेन IMF से बात किए बगैर कौन से बात ना कीजिएगा बिकॉज वो शायद वजन नहीं रखेगी, बिकॉज IMF को एक्सेप्ट करवाइए। जराए ये हैं, बेस्ट जराया तो बेस्ट जो जरिया है वो तो ये है ना कि सब डायरेक्ट टैक्सेशन देना शुरू कर दें तो हम GST 18% उठा देंगे बिलों से। ये बात तो ठीक है ना, आई मीन इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। इमरान ने बड़ी अच्छी बात की अभी अपने नुमाइंदे से, ये छोटी छोटी बातें तो ठीक हैं पर असल बात तो यही है ना कि ये 18% इसलिए लगाना पड़ता है कि रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर, जो एग्री सेक्टर है वो टैक्स से बाहर है। अगर ये टैक्स दे रहा हो तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन को रिजॉर्ट करें। सो GST को कुछ संभाला जाए 200 या 300 वालों पे। ये बात ठीक है कि मतलब जो चार पंखे और एक छोटा सा कोई फ्रिज या कुछ चला रहा है उसको हम कहेंगे वो 18%। तो अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछूं कतई कलामी की माजरत के ये जो बिल, ये जो रिसीट है, बिल जिसे हम कहते हैं, इसको देखते हुए आप अगर टेक्निकली इसको देखें तो असल चीज है क्या जो आवाम को ज्यादा परेशान कर रही है? असल चीज क्या है? क्या ये GST ही है जिसके आने के बाद इतना बोझ पड़ा है, या पर यूनिट प्राइस ओवरऑल है, या ये जो यूनिट्स का तकसीम है कि 200 के बाद 500 में दिन, या ये जो ऑफ पीक ऑन पीक है इसका असर है? बेसिकली टेक्निकली है कौन सी चीज जो आवाम को ज्यादा पुश कर रही है? देखिए, Can you hear us, डॉक्टर? डॉक्टर साहब आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर खाका जी जी आप आ रही है। आप प्लीज बात शुरू से कीजिएगा जी प्लीज। जी सो एक तो ये है कि बेस टैरिफ में पिछले 2 साल में खातिर खा इजाफा हुआ है। लिटरली बेस टैरिफ जो है ना वो 2 गुना हो गया है। सो एक तो वो वहां पे इशू है। अच्छा, बेस टैरिफ जो है वो 200 या 300 यूनिट्स पे कम है हालांकि, बट उन पे बहुत और चीजें अप्लाई हो गई हैं। क्वार्टरली टैरिफ अप्लाई हो गया है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अप्लाई हो गई है, और एक नई चीज 3 रुपए 32 पैसे की, वो है हमारी डेट सर्विसिंग सरचार्ज। अब इस पे 18% GST लगाइए तो आपके सामने है कि सिचुएशन डिफिकल्ट है। अब गो टू द फंड, उनको बताइए कि ये सिचुएशन जो है शायद हमसे उस तरह 200 या 300 पे हैंडल नहीं हुई। हमने ये कहा है कि जो 6 माह से जिसका 200 से एक्सीड करेगा उसको हम जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है उससे निकाल देंगे। यार ये भी तो हो सकता है ना कि मेरे घर मेहमान 15 दिन के लिए आए हैं और 1 महीना वो एक्सीड कर गया हो, हालांकि मेरी एक्चुअल डिमांड तो 200 के नीचे ही है। गो बैक टू द फंड और उनको एक्सप्लेन करें ये चीजें कि ये ऐसा हो गया है।
याद रखिए कि व्हेन वी आर टॉकिंग द फंड इज लिसनिंग इमरान, एंड मैं ये मजाक में नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल आपको क्लियरली कह रहा हूँ। वो कटिंग्स भी यहाँ से लेके जाते हैं जो आप अखबार में लिखते हैं। आर कॉन्वर्सेशन इज ऑल्सो विद देम। देयर आर 10-11 PhDs sitting daily Pakistan 8 hours a day. They understand these things. उनको बताइए, उनको आप ऑल्टरनेटिव जराए दीजिए कि ये 200 और 300 में जो हमारे यूनिट्स हैं, इसमें 60 से 65% डोमेस्टिक फॉल कर रहा है। इसको हैंडल कर लेंगे हम, और करना चाहिए। करने के क्या तरीके हैं? तरीके ये हैं कि बजट में कुछ प्रोविजन है इमरजेंसी की, कुछ नया टैक्स लगा दीजिए उन लोगों पर, प्रॉपर्टी पे लगा दें, वहां से कलेक्ट वहां कर से लें, कोटा पूरा कर लें जो इधर से कमी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी, बड़ी काबिल अमल तजावीज़ है। आई होप के फंड माइट बी लिसनिंग एज यू सेड, तो अथॉरिटीज़ भी सुन रही हों जिन्होंने कुछ डिसीजन करना है। एंड अल्टीमेटली डॉक्टर साहब की बात का अगर मैं खुलासा करूँ तो उन्होंने कहा कि आप IMF को मजीद एतमाद में लें, उनसे रीनिगोशिएट करें, उनसे बात करें, तो वहाँ से कुछ बेहतर हल आपके सामने निकल सकता है, बजाय इसके कि आप खबरों का पेट भरें कि हमने फलां अफसरान से बिजली फ्री वाली ले लिया। वो भी ज़रूर लें, वो भी जो मिसयूज़ कर रहे हैं ज़रूर लें, लेकिन मेनली जो आवाम को फ़ायदा होगा वो यहाँ से होगा। चलिए जी, हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम इस सेगमेंट में सारी बुरी खबरें आपको दे देते हैं। आगे कोशिश करेंगे अच्छी देर वो कि मोटरवे टोल टैक्स बढ़ गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो भी लोग लाहौर से इस्लामाबाद ज़्यादा, इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं या मोटरवे इस्तेमाल करते हैं, टोल टैक्स में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। और अमला हसन, ये इजाफा अब से कुछ अरसा पहले भी किया गया था। वी आर पेइंग 750, देन इट बिकेम 950, और अभी ये 1100 हो गया। सो मैं तो इसको कहूंगा कि 750 से 1100 हुआ है। सो इसी तरीके से जो 900 वाला टेन्योर बड़ा कम, हाँ, कम हो गया है। सो अब छोटी गाड़ियां फी किलोमीटर 3 से 7 रुपए वसूल किए जाएंगे वहां से, जबकि मुसाफिर बसों से 10 से 29 रुपए, और ऑटोमेटिकली जो किराए हैं वो बढ़ जाएंगे। सारी चीजें बढ़ेंगी जी, सब बढ़ता चला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आई होप कि कुछ बेहतरी आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वक्त चाहता है सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का, जिसमें आज विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात हो रही है, आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। बात आज हम करेंगे ख़वातीन के हवाले से कि औरत जो है, या वुमेन एम्पावरमेंट के हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठती रहती हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, ये तो हम जानते हैं कि एक औरत जो है उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए, उसके पास चॉइसेस भी होनी चाहिए, वो बाइख्तियार होनी चाहिए, वो सोशल चेंज के लिए के हवाले से इस काबिल होनी चाहिए कि वो सोशल चेंज ला सके, अपनी ज़िंदगी जो है उस पर उसका एक कंट्रोल होना चाहिए। ये तमाम जो बातें हैं इनसे हम काफ़ी हद तक आगाह हैं, और इस हवाले से यकीनन दुनिया की जो स्ट्रगल है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वो बहुत ही कमाल है। ताहिर साहब से हमने ये सवाल पूछना है कि आपने बतौर सयाह पूरा पाकिस्तान देखा है, तो आपको पाकिस्तान के किस खित्ते की औरत जो है वो आपको एक आइडियल औरत लगी है? बुनियादी तौर पे तो सारी औरतें मेरी आइडियल, क्योंकि जिस समाज में वो रहती हैं, जितना उन पर जुल्म होता है, जितना तशद्दुद होता है, आप अखबार पढ़ के देख लें कि क्या क्या होता है। तो आइडियल औरत तभी बनती है जब मुआशरा और मर्द उसको उसके हकूक़ दें। अगर वो हकूक़ नहीं देते तो वो किस तरह आइडियल तो मेरी होगी, क्योंकि मुशक्क़त करती है, खेतों में मुशक्क़त करती है। आप जाएं ज़रा जाके ईंटों वाले भट्टे में, वहाँ आप देखें कि वहाँ औरतें मुशक्क़त कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो भी मेरी आइडियल है। लेकिन ये सारा कतई नज़र कि पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मर्दाना मुआशरा, और जो इस बैक्ड बाई जो हैं अकीदे की जो क़ुव्वतें हैं उनसे, और चुनाचे एवरेज जो है घर में काम करने वाली, उसको क्या हकूक़ हासिल है? या मतलब खेतों में काम कर ली। मेरी सगी फूफी जो थी एक ज़माने में, वो बताया करती थी कि कपास के सीज़न में मैं खुद जाती हूँ कपास चुनने। तो एक औरत कपास चुनने भी जा रही है, उसने घर का सामान बंदोबस्त भी करना है, खाना भी पकाना है, तो इससे ज़्यादा आइडियल सिचुएशन और कोई नहीं हो सकती। लेकिन वो जो मतलब है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता उसके अवामिल और है कि किस तरह दबाया गया, और मतलब बलूचिस्तान की औरत के साथ जिस तरह वो एग्जिस्ट करती है, जिस तशद्दुद भरे मुआशरे में, मैं उसको भी आइडलाइज करता हूँ, पंजाब की भी, सिंध की भी, जो भी औरतें। लेकिन याद रहे कि यहाँ जो मसलन
जुलूस निकलते हैं बड़े, इसको वेमेंस डे मनाया जाता है। ये रिडिकुलस बात है कि आज फादर्स डे है, फादर को याद कर लिया, आज पता नहीं कौन सा डे है उसको याद कर लिया। यानी सारा साल आपने तवज्जो नहीं देनी, एक दिन आपने फूल भेज के साबित कर। इसी तरह वेमेंस डे है कि जी वेमेन के हकूक़ का, तो मतलब कि यहाँ पे मार्चेज होती है, इस्लामाबाद में ज़्यादातर होती ख़वातीन ले आकर। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे अफसोस तब होता है कि जब हमारी जेलों में सैकड़ों औरतें हैं, वो मुख्तलिफ मतलब उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, सियासी भी हैं और भी हैं। कभी मैंने नहीं देखा कि औरत मार्च में किसी ने, अब प्रेजेंटली देखिए, किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। उन्होंने प्लेकार्ड बड़े बड़े उठाने हैं, अंग्रेज़ी बोलनी है, उसके ऊपर और अगले दिन तस्वीरें देखनी है। तो ये मेरी आइडियल नहीं है। अगर आइडियल मानता हूँ मैं, क्योंकि मैं 40 साल से तकरीबन शुमाल जा रहा हूँ, तो शुमाल की जो औरत है ख़ास तौर पे हुंजा की और नगर की, वो मेरी आइडियल इसलिए है कि एक तो मैंने देखा कि वो नज़र में नज़र, आँख से आँख मिला, जहाँ कहीं भी आप जाएं और एक खातून आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करे, तो समझ लीजिए कि वो महफूज है उस माशरे में और उसको प्रोटेक्शन है और उसके हकूक़ हैं। अगर वो नज़र नीची करेगी तो आप समझ लीजिए कि शी इज़ फ्राइटेंड। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। चुनांचे हुंजा की औरत, नगर की औरत, अब नगर में वो जो है बीना अली प्रिंसेस हैं, आप उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा करें जितनी वो प्रोग्रेसिव है और जिस मुआशरे में, इसलिए नगर की भी और हुंजा की औरत इसलिए आगे है क्योंकि मर्द ने उसको हकूक़ दिए हुए हैं और मुआशरे ने दिए हुए हैं। ये नहीं कि उसने छीने हुए हैं, लेकिन वो मर्द इतने बालगुल नज़र है, वो मुआशरा इतना लिबरल है कि वो इक्वालिटी की सतह पर बल्कि उससे भी आगे चले जाते हैं। आप जानते वहाँ पे वो रेस्टोरेंट चला रही हैं, वहाँ पे वो एक जो लकड़ी का काम, जो बेहतरीन कारखाना है, वो औरतें चला रही हैं। और उसके बाद ख़ास तौर पे खेलों, आई वाज अमेज्ड कि वहाँ की लड़कियाँ, वो इसकी मेरा ख्याल शमशाल की लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही, तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है कि हमारे पास एक प्रॉपर फुटबॉल होना चाहिए और लेवल ग्राउंड हो जहाँ हम खेल सकें। आइस हॉकी वो खेल रही हैं और मुख्तलिफ खेलों में वो बहुत आगे गई हैं। और उसमें माउंटेनिंग जो है आप देखें, प्योर मर्दाना एक एक्टिविटी कहलाती थी। शमशाल की लड़कियां कहाँ तक नहीं पहुंची। चुनाचे वो जो मैंने, और खेतों में भी उसी तरह ही काम कर रही। और आई डाउट वेरी मच ये जो इखलाकियात के दर्स हमें देते हैं, आपको वहाँ इखलाकियात के दर्स देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे एक्सप्लॉइटेड नहीं है औरत। मैं वो हवाला अक्सर देता हूँ, पहले आज से 40 साल पहले पस्सू में मैं वो अजीम का जो होटल था, वहाँ पे क्या नाम उसका, शेषपरेन या क्या, वहाँ बरामदे में बैठा हुआ 3 लड़कियाँ जा रही और मखरूती टोकरियाँ जो है शहतूत की बनी, उसमें घास है, ये चारा है, ले जा रही। तो मैंने नोट किया कि वो तीनों लड़कियाँ ना, अच्छा वो मुझे देख के आ गई कि उनमें 2 ने जीने पहनी, वो बड़ी मॉडर्न किस्म की। अब मेरे लिए बड़ा हैरत का बायस था कि भाई ये किस तरह है, ये क्या किसान लड़की है। तो वो कह रहे तीनों कराची में पढ़ती और तीनों वापस आई हुई थी अपने अपने आबाई घरों में, और वो कुछ आर नहीं समझती थी कि वो अपने वालदैन की या बहन भाइयों की जो है उनके लिए चारा काट के लाएं। आप इमेजिन कर सकते हैं, या लम्स में यहाँ लड़की या केई में पहुँच और वो चारा उठा के ले जा रही हो। तो उनमें ये जो कॉन्फिडेंस है ना हुंजा की औरत में, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं कह सकूँ तो मेरी आइडियल औरत वही है कि औरत को ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तार साहब। और जिस खित्ते का आपने जिक्र किया है हुंजा का और फिर नगर का, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो कमाल, हर शोबे में कमाल करती हुई दिखाई देती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का शोबा है, कारपेंटर का शोबा है, किसी भी शोबे में। लेकिन एक शोबा जो है वो अभी हालिया मैंने देखा कि जो आप जानती हैं कि हुंजा के हर गाँव का एक बैंड होता है, और वो जो बैंड होता है वो उसमें हमने कभी ख़वातीन नहीं देखी। ये जो बैंड था ये हमेशा हमने देखा कि वो मर्द ही होते हैं और जो बैंड बजाते हैं, और हर गांव का अपना एक बैंड है। तो फर्स्ट टाइम हमने सोशल मीडिया पे देखा कि उन्होंने उसको भी 50% कर दिया। सो ये इस तरह की बहुत ही खूबसूरत जो ख़बरें हैं
खुशाइंद खबरें हैं ये हमें उस खित्ते से मिलती रहती हैं, और यकीनन ये भी इसमें कोई शक नहीं कि पूरे पाकिस्तान जो है उसकी औरत को इतना एतमाद होना चाहिए कि वो आँख में आँख डालकर बात कर सके। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इस लेवल तक लेके आने की, वो उस तबके की है जो कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में एम्पावर्ड है और वो मर्द है। तो इसी किरदार के हवाले से जो वुमेन एम्पावरमेंट का आइडिया है, इस हवाले से जो मर्द का किरदार है वो एक इंतहाई अहम हो जाता है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बिल्कुल, बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। वक्त का मुकाबला सख्त, जिस तरह पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया, हमने कहा ज़रा क्विक एक एनालिसिस भी ले लें। पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया और मोस्ट ऑफ इट ये निकला हमारे लिए कि हम वनडे में नंबर 1 टीम की पोजीशन पे आ गए। आईसीसी ने भी ट्वीट किया, बड़ा ही अच्छा लगता है देख के, नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड। फ्रैंकली स्पीकिंग वी गॉट द नंबर 1 टैलेंट। हमारे साथ सैयद मोहम्मद उवैस मौजूद हैं। बगैर किसी तवक्कुफ के उनसे तज्जिया लेते हैं और उनसे एक उनकी फीलिंग्स जानते हैं। विद दैट ये भी पूछते हैं कि वो इसको एशिया कप के लिए कितना मुअस्सर देख रहे हैं। वेलकम उवैस। ठीक है वैसे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कैसी है? एक तो बीइंग नंबर 1 क्रिकेट टीम पाकिस्तान की हुई है वनडे के अंदर, और दूसरा ये कि इसका एशिया कप पे क्या इंपैक्ट देख रहे हैं आप पाकिस्तान की तरफ से? बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे पाकिस्तान ने पीक पकड़ी है, खास करके नंबर 1 आने के लिए। लेकिन आपको पता है कि अफगानिस्तान सीरीज भी इंपॉर्टेंट थी जिसमें 3 मैचेस थे। आपके पास इतने ज्यादा सीरीज मौजूद नहीं है कि आप अपना कुछ चेंजेस कर सकें एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले। आपको पता है ये आखिरी एक सीरीज थी। लेकिन एक अच्छी चीज यहाँ पर इमरान भाई, मुझे पता है कि मैंने उसने सोशल मीडिया पे भी लिखा था, लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन कुछ मामलात हैं जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्टिल मैं कहता हूं काम करने की जरूरत है, खास करके आपके मिडिल ओवर्स के अंदर। आप देखें हर डॉट बॉल नहीं खेल सकते। मुझे पता है श्रीलंकन कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट थी एज कंपेयर टू, वो ज्यादा आसान नहीं थी, वहां पर बैटिंग करना मुश्किल विकेट थी। लेकिन स्टिल जब आप डॉट बॉल्स करते हो तो वो आपको हर्ट करेंगे एशिया कप और वर्ल्ड कप के लेवल की मैं बात करूं। बेशक आप वर्ल्ड कप आपने इंडिया में जरूर खेलना है, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर के अंदर मैं कहता हूं कि अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना पड़ेगा। वैसे आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा जलप है। यहाँ पर साउथ शकील को इंक्लूड करना एक अच्छा पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि आपको एक बंदा चाहिए बैटिंग ऑर्डर में 4थे नंबर पे, जहां पर वो बैटिंग ऑर्डर को आपको स्टेबल कर सके। लेकिन बॉलिंग के लिए फिर मैं कहता हूँ, आपको पता है जो बड़े ग्रेट्स भी हैं वो भी बात करेंगे, पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट बड़ा जबरदस्त है, खास करके आपकी पेस बैटरी। लेकिन श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर, खास करके एशिया कप में, आपको बड़ा केयरफुली इनको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्ल्ड कप है वो आपको पता है राउंड रॉबिन स्टेज, और राउंड रॉबिन स्टेज के अंदर पाकिस्तान हमेशा उसको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है ऑन अ लाइटर नोट के बड़ा लेट जाना चाहता है कि बड़े टूर्नामेंट्स में जागता है पाकिस्तान, अपना एक स्पेस करता है। लंबा टूर्नामेंट होगा तो फास्ट बॉलर्स के लिए स्पेसिफिकली एक चैलेंजिंग पोजीशन होता है कि वो अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हैं। तो अभी जो एशिया कप में पहला मैच है ऑब्वियसली 30 अगस्त को नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान मुल्तान में होने जा रहा है मैच। कितना आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम का जो स्टार्ट है उनके आगे के मोमेंटम को अच्छा करने के लिए कितना अच्छा स्टार्ट होना जरूरी है? देखें, आप किसी भी टीम को लाइट तो ले नहीं सकते, मतलब क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के मुकाबले में तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान जानी जाती है कि जो टीम फॉर्म में नहीं थी उसको वापस फॉर्म में भी लेके आती है। लेकिन नेपाल ने हालिया से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप अपना पिछला जो पाकिस्तान ने जो मैच नेपाल के खिलाफ खेला था उसके अंदर पाकिस्तान ने 325 किया था और नेपाल 226 से 227 रन कर सका था 50 ओवर में। उनके सारे खिलाड़ी आउट नहीं हुए थे, तो नेपाल ने कम टाइम में बहुत जबरदस्त पीक पकड़ी है। लेकिन एक चीज जो पाकिस्तान को भी ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने विनिंग मोमेंटम से स्टार्ट यहाँ पर करना पड़ता है। आपको पता हो कि 5-6 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि T20 था, यूएई ने न्यूजीलैंड को मारा, तो आप नॉन टेस्ट नेशंस को इतना आसान नहीं ले सकते। अच्छा, क्विकली एक बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा, आपने जो कि जिक्र किया सऊद का और नीचे फिर आगा की भी हम बात कर रहे थे कि क्या आगा की जगह बन रही है, नहीं कुछ लोग कह रहे थे नहीं बन रही, एंड देन नवाज का और उसामा मीर का भी कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा था। कल के हमने मैच में तब्दीलियां भी देखी, कल हम डिफरेंट लाइनअप के साथ आए, शाहीन वाज देयर बट हमारी पेस बैटरी तब्दील थी। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये महज तजर्बा ही था या कहीं पे हम इसको एज अ लाइनअप भी अपने जहन में रख सकते हैं कि नहीं ये चलेगा? देखिए इमरान में मैंने आपको बताया ना कि अनफॉर्चुनेट है कि आपके पास मैचेस बड़े कम थे कि आप जलब स्क्वाड को थोड़ा सा चेंज करके देख लेते। तैयब ताहिर का आपको पता है बार बार लोग बात करें कि उसकी जरूरत थी ऑर्डर के, जहां पर आपको बड़ी इनिंग्स तेज चाहिए, उसको चाहिए था। लेकिन ये बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी पाकिस्तान मैनेजमेंट के लिए कि जो बैटिंग ऑर्डर है कि साउथ शकील को कहां पर खिलाया जाता है, क्या आगा सलमान को तरजीह दी जाती है? क्योंकि आपको पता है आगा सलमान एक प्लस पॉइंट देते हैं कि वो ऑफ स्पिन भी करवा लेते हैं अपना आके बीच में जब आपको जरूरत पड़ती है। नवाज का आपको पता है कि बार बार नवाज की बात ये हो रही है कि जब आपके पास शादाब खान मौजूद है तो उसामा मीर को शायद
उससे ज्यादा नवाज को तरजीह इसलिए देनी चाहिए क्योंकि नवाज आपको पता है कि स्टेबल इनिंग्स भी खेलते हैं आपके लिए। आपके बीच में भी आपको पता है, चाहे वो इंडिया के खिलाफ इनिंग्स हो, बड़ा अच्छे तरीके से आके पाकिस्तान को संभाला था, तो एक प्लस थोड़ा हाँ रिलाय हम कर लेते हैं नवाज पे, ठीक है। वैसा टाइम थोड़ा कम है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में जरा डिटेल में गपशप लगाएंगे। बहुत शुक्रिया वंस अगेन तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। पाकिस्तान टीम वनडे इंटरनेशनल के अंदर नंबर 1 टीम बन गई है और ये बड़ा अच्छा है पाकिस्तान टीम के लिए। ब्रेक लिए थे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज आज हमें बता रही हैं पंजाब में 100 साल बाद बुद्धमत के दरियाफ्त होने वाले आसार के बारे में। तो देखते हैं आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, बुद्धमत दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक मज़हब है, लेकिन पाकिस्तान में इस मज़हब के पैरोकार ना होने मशरक़ की तरफ आता है और वहाँ पर एक छोटा कहते हैं और उसके करीब ये एक दो जगह हैं जहाँ पर के वो पुरानी आबादकारियाँ मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जब कोई डिस्कवरी करनी होती है तो आप लोगों को कैसे आइडिया होता है कि इस एग्जैक्ट जगह पर हमें अपनी खोज लगानी चाहिए और हमें इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी? ब्रिटिश दौर में जब लोग आए तो उन्होंने इस खित्ते को मैप भी किया, फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स लिखी। मैंने अभी जो इलाका चुना उसमें ये सारा इलाका कवर नहीं हुआ था, तो फिर मेरा अपना जो ख्याल था वो ये था कि अगर उन्होंने हाफ़ किया है और हाफ़ में भी ये चीज़ें मिल रही हैं तो उसको एक्सपेंड भी किया जाए। तो 100 साल के बाद दोबारा से इन जगहों को रिविज़िट किया गया। यहाँ पर तो 100 की तादाद में वो आबादकारियाँ हैं, वो टिब्बे हैं, वो शहर हैं जो कि आबाद रहे हैं। सही। सर, आपकी नज़र में ये कितनी बड़ी डिस्कवरी है पंजाब में खास तौर पर? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। अच्छा। ये पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट की डिस्कवरी है। बिल्कुल। अगर हम बुद्धमत के हवाले से बात करें तो इसकी पहली डिस्कवरी एक तो कहाँ पर हुई थी और पाकिस्तान में बेसिकली इसके आसार हमें कौन कौन से शहरों में मिलते हैं? अगर हम पाकिस्तान के प्राइड की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास 3 तहजीबें यहाँ पर रही हैं। एक वादी सिंध की तहजीब जिसको हम के बहुत हाईलाइट करते हैं, दूसरा गंधारा की तहजीब और तीसरा फिर मुस्लिम दौर की तहजीब है। अब ये जो गंधारा की तहजीब है असल में ये रिप्रेजेंट ही करती है बुद्धिज़्म को, लेकिन क्या ये सिर्फ गंधारा में ही है? मेरी ये रिसर्च कहती है कि वो गंधारा में नहीं था, वो पूरे पाकिस्तान में था, जिसमें आप कह लें कि पेशावर का इलाका है, दीर का इलाका है, मर्दान का इलाका है, स्वात का इलाका है और फिर पंजाब की तरफ आते हैं तो टेक्सला उसमें शामिल हो जाता है और आखिरी लिमिट जो है वो उसकी मनकियाला स्टूपा है रिवात के करीब, वो उसको हम ले आते हैं। तो सर, ये कितने अरसे के बाद डिस्कवरी हुई है इस मजहब से रिलेटेड? 100 साल बाद ऐसी डिस्कवरी दुनिया के सामने आई है जिसने बताया है कि एक तो गंधारा का चैप्टर है बुद्धिज़्म में और एक पंजाब का चैप्टर भी है। और बुद्ध मत जब इंडिया से आया तो पंजाब के रास्ते होते हुए ही केपी के गया
मेरी रिसर्च जो दुनिया के सामने मैं ला रहा हूँ उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूपाज और मोनेस्ट्रीज जो कि बुद्ध मत के लोगों की इबादत गाहें हैं, उसके आसार हमें यहाँ पर भी मिलेंगे और उसका छोटा सा नमूना जो है ये हमारी अभी की डिस्कवरी है। अच्छा, अभी जितने भी आपने डिस्कवरीज की हैं जेहलम के इलाके में, तो सबसे नुमाया चीज़ें क्या हैं? मिसाल के तौर पर ये हमें वहाँ पर ब्रिक्स मिली हैं, ये कार्व्ड ब्रिक्स हैं, ये इनके ऊपर फ्लोरल डिज़ाइन है। अब ये चीज़ें डायरेक्ट इंडिकेशन है कि ये चीज़ें स्टूपा के जो बिल्डिंग है उसके ऊपर लगती थी। जब हम गंधारा में देखते हैं तो यही जो चीज़ें हैं ये स्टोन में लगी हुई हैं। ये वाला जो एलिमेंट है ये बुद्ध मत की जो तारीख जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है ये उसमें अभी तक मिस था। मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी डिस्कवरी जिसका क्रेडिट पंजाब यूनिवर्सिटी को जाता है वो ये एक रिलीफ पैनल है। ठीक है। ये स्टूपा के इर्द गिर्द लगाए जाते हैं। अब ये वो वाहिद एक डिस्कवरी है दुनिया में जो कि अभी सामने आई है। अब इसमें एक स्टोरी जो है वो डिपिक्ट की गई है। इनकी जो फिजियोग्राफी है ये ग्रीक की है और ये जो उनके ड्रेसेस हैं ये रोमन स्टाइल के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें लोकल एलिमेंट भी मिल रहा है, इसमें ग्रीक भी मिल रहा है और इसमें रोमन भी मिल रहा है। दैट शोज कि यहाँ पर ग्रीक आबादकारी भी थी, जहाँ पर रोमन्स भी थे और इंडियन तो थे ही थे। 2 फीमेल हैं, एक फीमेल जो है ये बैठी हुई है तख्त पे, डेफिनेटली ये रॉयल फिगर होगी। दूसरी उसकी अटेंडेंट है। दूसरी तरफ दूसरे कोने में आपको 2 मेल फिगर मिल रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं इनके बारे में बताएं। अब ये चीज़ जो है आपके सामने ये एक स्क्वायर चीज़ पड़ी हुई है। इसको हम कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट दौर का या आज से 2000 साल पुराना ये एक रिचुअल टैंक है। अब ये देखिए पूरे का पूरा टैंक है स्क्वायर शक्ल में और इसके अंदर ये छोटी छोटी लहरें आपको नज़र आ रही हैं या मार्क्स नज़र आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि टैंक इट सेल्फ रिप्रेजेंट वाटर, कि पानी इसमें स्टोर हो जाएगा। पानी पहला एलिमेंट आ गया। सही। अब ये जो स्नेक है ये असल में ग्राउंड को, अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा इसके एक कोने पे बर्ड होता है जो कि अभी ये ब्रोकन है, बर्ड होता है। जो बर्ड है वो एयर को, और एक जगह यहाँ पर लैंप होगा जो रोशनी को लाइट को या फायर को करेगा। अब ये 4 मुकद्दस 4 कह लें कि यूनिवर्स के एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें शो हुए हैं और जिसके बगैर जिंदगी नहीं है। क्वाइट पॉसिबल कि ये घर में रखने वाला ऑब्जेक्ट होगा जिसको कि वो मुतबरक समझ के या उसकी तालीमात को समझने के लिए लगाते थे। अब ये देखिए ये एक मैं आपको ईंट दिखाता हूँ जो कि उसी साइड से है और उसी दौर की है। इस पे एक छोटे बच्चे का पूरा फुटप्रिंट है। गौर से देखने से इसके फिंगरप्रिंट्स भी पता चल जाते हैं। आपके हाथ में वो ऑब्जेक्ट है जिस पे कि 2000 साल पुराना जो हमारा एक बच्चा है जो यहाँ का, उसके पाँव के निशान है, उसका फुटप्रिंट है। इससे हमको वहाँ के लोगों के बारे में पता चल रहा है कि वो लोग कैसे होंगे, उनकी फिजियोग्राफी कैसी होगी। ये उस दौर के जो जानवर हैं ये आपको उसके निशान मिलते हैं। क्वाइट पॉसिबली ये डॉग है। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमें उस दौर के एनिमल्स के बारे में भी बताती हैं कि उस दौर के एनिमल जो थे वो कैसे थे। अच्छा, ये जो चीज़ पड़ी है ये मुझे बेसिकली लग रहा है कि ये चक्की जो हमारे गाँव में इस्तेमाल होती थी ये वही है बेसिकली। ये वही है। तो इससे भी क्या लोगों के लिविंग स्टाइल में या उनके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू का कुछ आइडिया होता है? हमें ऐसी चक्कियाँ मिली हैं जो कि बहुत अच्छे स्टोन से बनाई गई हैं, जिसका मतलब ये है कि जिस घर में वो इस्तेमाल हो रही थी वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे होंगे या वो अमीर होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ये जो मजहब था बेसिकली बुद्ध मत, ये स्टार्ट बेसिकली कहाँ से हुआ? बुद्ध मत की जो तारीख है वो शुरू होती है नेपाल से, और आज से आप कह लें कि 2500 साल पहले जब बुद्धा पैदा हुआ और किस तरह से वो पहले शहज़ादा था, फिर उसने अपनी जो शहज़ादे वाली लाइफ है वो छोड़ दी, जंगलों में चला गया और वहाँ पर उसने जाके मेडिटेशन की। तो ये पैदा तो हुआ नेपाल में, उसका जो इस मज़हब का जो बचपन है वो गुज़रा इंडिया में, और इसका जो यादगार दौर है वो एरिया, वो इलाका, वो मौजूदा पाकिस्तान का इलाका है। हमारे जो मुल्क में जो बुद्ध मत की तारीख़ पढ़ाई जा रही है वो इस अंदाज से अधूरी तारीख़ है कि हम सिर्फ उस बुद्ध मत को पढ़ाते हैं जो कि हमें गंधारा में मिलता है। हम उस बुद्ध मत को भूल जाते हैं कि जो पंजाब में था। इस डिस्कवरी को लेके आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि
ये जो इब्तदाई तहकीक है इसको वसी पैमाने पर मैं सर अंजाम दूँ और इस खित्ते में होने वाली सारी की सारी जो रिलीजियस डेवलपमेंट है, जो कल्चरल डेवलपमेंट है, उसके मैं सारे के सारे आसार ढूंढूँ और पंजाब की जो टूटी हुई तारीख है उसको मैं लिख सकूँ इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, पंजाब से बुद्धमत के मिलने वाले ये आसार बहुत बड़ी दरियाफ्त है। अब देखना ये है कि डॉक्टर साहब आने वाले वक्त में इस मज़हब से रिलेटेड क्या क्या डिस्कवरीज सामने लाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और ऐसे टैलेंटेड कहते हैं ना, एक्सप्रेसो टैलेंट की बात करते हैं। टैलेंटेड हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं, सबूर अकरम इनका नाम है और इन्होंने सबको हैरान किया इंटरनेट के ऊपर अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको दिखाकर। इनकी जो मसनूई ज़हानत से तैयार करदा मुख्तलिफ तस्वीर हैं सोशल मीडिया पे उन्होंने तहलका मचाया है। दिस इज समथिंग न्यू जो हमने एक्सपीरियंस किया है। IT एक्सपर्ट हैं सबूर, इन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड के जो मुख्तलिफ स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं उनको ज़रा ईस्टर्न स्टाइल में दिखाया है और जो हमारे अपने स्टार्स हैं इनको भी मुख्तलिफ अंदाज में करके दिखाया है। सेलिना गोमेज, शाहरुख खान, मेसी, डायना, मैडोना, इसी तरह नुसरत फ़तेह अली ख़ान और बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात जिनका दुनिया में नाम हुआ है उनको रिवायती लिबास में दिखाया है अपने अंदाज से और लोगों ने बहुत उनको पसंद किया। बेस्ट पार्ट है इसके साथ साथ ये अपनी फिल्म राइटिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं और इससे पहले एक्ट भी कर चुके हैं फिल्म के अंदर और बहुत कुछ फैशन फोटोग्राफी भी करते हैं। सो ही हैज़ अ लॉट टू शेयर विद अस। तो हमने कहा कि आज हम ज़रा सबूर को बुलाएं और इनसे इनकी क्रिएटिविटी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करें। वेलकम टू एक्सप्रेसो सबूर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो ये जो आपकी पिक्चर्स हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, अभी हम ऑफ एयर भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि देखने में बड़ा सिंपल लगता है कि किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर दो, बट इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस या एक प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा अपनी इस आर्ट को हमारे देखने वालों के लिए एक्सप्लेन करो कि हाउ डू यू डू? श्योर। अब जैसे हर एक आर्ट वर्क बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। अब जैसे हमारे पास टूल्स होते हैं, एक डिजिटल आर्ट आ जाती है। डिजिटल आर्ट में अरसों से हम देखते हैं कि फोटोशॉप यूज़ करके आप एक चीज़ बनाते हो, आप अपने आइडियाज़ को क्यूरेट करते हो। रिसेंट ईयर्स में AI आया है। AI इज़ अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स यू जनरेट ए पिक्चर, योर ओन आइडिया। अब उसको जनरेट करते हो, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज कि अगर जब तक, क्योंकि माई प्रोसेस वॉज कि मैं अपने जो आइडियाज़ होते थे फिल्म के लिए या मेरे माइंड में कोई एक स्पेसिफिक आइडिया होता था कि मुझे एक ऐसा फ्रेम चाहिए या ऐसा पोस्टर चाहिए, तो मैं उसको पहले खुद ही अपना एक रफ स्केच बनाता था। फिर उसके अंदर जो कैमरा सेटिंग्स यूज़ हो सकती हैं, जो कपड़े यूज़ हो सकते हैं, जो प्रोडक्शन जो सेट यूज़ हो सकते हैं, उसको फिर मैं यूज़ करके मैं प्रॉम्प्ट जो सॉफ्टवेयर है मिड जर्नी, उसके थ्रू मैं उस पिक्चर को जनरेट करता था। फिर वो भी आपको एक 30% 40% बेस दे देती है कि जिसके ऊपर आप फर्दर उसको इन्हांस करने के लिए आप उसको फोटोशॉप में ले जाते हो। फिर कलर ग्रेडिंग आती है, मैनिपुलेशन आती है, फेस स्वैप आता है, फिर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बाद आपका एक पूरी कंप्लीट आर्टवर्क मिल जाती है। That's really great. मैं इसमें इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, शेख रशीद साहब की एक पिक्चर हमने देखी है, वो दिखा सकते हैं जी जरा? शेख रशीद साहब की पिक्चर दिखाएगा। आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। ये शेख रशीद साहब को एक वॉरियर आई बिलीव आपने दिखाया है। एक ग्लिम्स मुझे नजर आया। क्या नजर आया आपको? क्यों ये बेसिकली शेख साहब के हवाले से कैसे तासुर बना आपका? ये आजकल जो पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स चल रही है, तो आई वांटेड टू गिव इट, सबने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हुआ है, तो जो हमारी पॉलिटिक्स है इट्स नॉट लेसर देन गेम ऑफ थ्रोन्स। तो आई जस्ट वांटेड give it an idea कि if we make a movie in Pakistan, जो हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर हम फोकस करें, तो हम उसको गेम ऑफ थ्रोन्स के वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने उसे कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया कि नवाज शरीफ साहब को भी आपने पढ़ा? नवाज शरीफ भी हैं, तो उसके सारे जो थोड़े से नवाज शरीफ साहब गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर? अच्छा, उसमें भी हैं। अच्छा, तो एक मैंने पूरा अपने इंस्टाग्राम पर लगाता हूँ एज अ स्लाइडर कि एक पूरा मूवी का पोस्टर होता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स बेस्ड इन पाकिस्तान। फिर आप स्वाइप करते हो, आपको कैरेक्टर पोस्टर्स, आपकी आयरन थ्रोन भी आई हुई है, तो वो चीजें मैं दिखाता हूँ। इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भी हैं। वो मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर में, बिकॉज़ आई हैवंट सीन योर इंस्टा पेज अनफॉर्चूनेटली, थोड़ा सा बताएं कि और कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनको आपने कैरेक्टर्स दिए हैं? फिर मैंने एक फिल्म देखी थी अभी लास्ट मंथ आई थी, ओपनहाइमर, जो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में थी, जो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बना था जी। अब उस कॉन्सेप्ट को जब मैंने वो मूवी देखी थी तो मेरे माइंड में सिर्फ एक पर्सनैलिटी घूमी थी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के। फिर मैंने उसी प्रोसेस के थ्रू मैंने पूरा एक आइडिया लिखा कि अगर पाकिस्तान में हम एक फिल्म बनाएं हमारी उस पर्सनैलिटी के बारे में, हम उसी पैलेट में मैंने फिर उसको पूरे स्क्रीन ग्रैब्स दिए, मैंने कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया कि पोस्टर ये होगा पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, फिर उसके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पर्सनैलिटी होगी, उसके जुल्फिकार अली भुट्टो भी थे,
तो एक मूवी के साथ मैंने एक ऐसा स्निपेट दे दिया कि सबको लग रहा था कि वो मूवी वाकई ही आ रही है। द बेस्ट पार्ट इज कि वो हर कॉस्ट्यूम कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, ये बड़ी एक और अच्छी बात है। आपने बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बहुत ईस्टर्न वेयर में, शलवार कमीज में, इस तरह के अटैच में दिखाया। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड? Obviously, I'm like me being a fan. जब सबको पता है, like all of my friends know कि I am a big Spider-Man fan. Yeah. और लास्ट ईयर मैंने मूवी भी बनाई थी Spider-Man के लिए, तो मेरे लिए एक इट्स अ बिग थिंग कि हम लोग पाकिस्तान को ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म देखें। तो ये जो सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स, सिंगर्स हैं, हम सबका दिल करता है कि वो भी कभी पाकिस्तान आए। तो फॉर मी दैट वाज जस्ट लाइक ट्राइंग टू प्रमोट पाकिस्तान इन अ वे कि हम अपना कल्चर दिखा सकें उनके साथ के अगर वो सेलिब्रिटीज आते हैं पाकिस्तान में तो वो कैसे लगेंगे, उससे टाइज जिसको सबने बहुत अप्रिशिएट अच्छा, एक बड़ी पॉइंट बात है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई हैं और अब भी हैं, लेकिन वैसे शोकेस नहीं हो सकी दुनिया भर के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया अपनी शख्सियात को लेकर जाता है ग्लोबली, तो ये आपका एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको ये बनाते हुए किस हद तक एहसास हुआ कि हम शायद अपनी इन शख्सियात को वो ड्यू क्रेडिट नहीं दे पाए, जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब हैं या मेहदी हसन खान साहब हैं, जो उनको देना चाहिए और वो आपकी पिक्चर्स दे रही हैं, उनको वो कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। ये कैसे फील किया आपने या कैसा लगा आपको? बेसिकली मुझे कभी ऐसा आइडिया नहीं था कि दिस होल कॉन्सेप्ट विल बूम इतना ज़्यादा। मैंने लाइक आई एम अ फोटोग्राफर एंड अ फिल्म मेकर जो अपनी सब काम करता है, लेकिन अ कपल ऑफ मंथ्स बैक आई हैड अ हेल्थ प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं एज सच ऑन फील्ड शूट नहीं कर सकता था। सो बीइंग ऑन बेड रेस्ट मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर की कि मैं कैसे कैसे अपने आइडियाज़, क्योंकि आई हैव सो मेनी जर्नल्स इतनी मोटी मोटी जिसके अंदर मैंने स्टोरी, आइडिया, स्क्रिप्ट सारा कुछ लिखा हुआ है। तो फिर मैंने उनको कन्वर्ट करना शुरू किया थ्रू AI एंड डिजिटल आर्ट कि मैंने फोटोशॉप सीखी बहुत ज़्यादा कि मैं कैसे वो चीज़ बना सकता हूँ। फिर जाकर मुझे हुआ कि एहसास हुआ कि जो हमारी इतनी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं हम उनको इतना ज़्यादा वाकई क्रेडिट क्यों नहीं देते, जो हमारे हिस्टोरिकल हैं या हमारे अभी ऑन गोइंग भी है। क्योंकि एक फैक्ट मुझे चीज़ याद आई थी कि जो मैंने एहसास की थी कि इन लाइफ जब एक बंदा इस दुनिया में नहीं रहता तब उसकी कदर करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में भी अगर आप देख लें तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन से लेकर आर्टिस्ट से लेकर सबसे ज्यादा आपको पाकिस्तान के 24 करोड़ में से मिलेंगे, इंडिया के 1.5 अरब में से नहीं मिलेंगे। 2 या 3 नाम इंडिया के आपके माइंड में आ भी जाएं, हालांकि पोर्ट्रे वो ज्यादा करते हैं, दिखाते ज्यादा, उनका मीडिया ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन पर्सनैलिटीज हमारी बहरहाल बड़ी हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी आर्ट के अंदर हो। अच्छा, मेरा एक सवाल सबूर से, जिस तरह से हम डिजिटल आर्ट की आपने बात की और पाकिस्तान के अंदर जो आप कह रहे हैं कि आपको बहुत अप्रिसिएशन मिली, आपने इंटरनेशनली तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और हम यहाँ पे देखते हैं आप जैसे यंगस्टर्स आते हैं इस तरह की आर्ट के अंदर अपनी किस्मत आजमाते हैं, बहुत एक्सेल भी करते हैं। सो हाउ डू यू सी कंपेयर कि ये दोनों सिचुएशंस जो जब मैंने फर्स्ट पोस्ट डाली थी एक्साइटिंगली, और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि दिस पोस्ट फर्स्ट गॉट वायरल इन इंडिया। और वो किन की तस्वीर थी? वो थी हम जो इनिशियली मैंने डाली थी कैरेक्टर्स की, मेसी और रोनाल्डो की जो मैंने डाली थी, फिर जो मैंने शाहरुख खान की पिक्चर डाली थी, दैट थिंग गॉट अ लॉट वायरल इन इंडिया। और इंडिया में हर मैगजीन, हर न्यूज़ चैनल ने उन्होंने इतने बड़े बड़े ड्यू क्रेडिट्स के साथ इतने अच्छे लाइट में उन्होंने सारी चीज़ की थी। फिर मैंने 2-3 इंडियन न्यूज़ एजेंसी के साथ भी इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनको बताया था कि माई पर्पज विद दिस इज टू शेयर यू नो लव अक्रॉस बॉर्डर्स एज वेल। जो उनको भी बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने शेयर की। फिर फर्दरमोर अर्तुगरुल जो हम ड्रामा देखते हैं उनका जो चैनल है TRT, अच्छा, उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया कि हमने अर्तुगरुल का एक ऑफिशियल पोस्टर बनाना है कि वो पाकिस्तान में होगा तो वो कैसे लगेगा। ओह वाओ। फिर आई ऑफिशियली वर्क विद देयर टीम कि मैंने अर्तुगरुल हो गए, हलीमे, तुर्गुत के सारे जो कैरेक्टर्स हैं आपने बनाए भी हैं या फिर मैंने उनको पाकिस्तानी अटायर और पाकिस्तानी कल्चर में उनको शो किया था, तो दैट वाज अ बिग थिंग। फिर लाइक फॉर मी इट्स अ बिगर थिंग क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस होल इनिशिएटिव के थ्रू आर्टिस्ट पे फोकस जा रहा है, पता चल रहा है कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज। इसका कमर्शियल एस्पेक्ट क्या है? क्या आप इन पिक्चर्स की पूरी ऑनरशिप आप ओन करते हैं और क्या ये कमर्शियल एस्पेक्ट के लिए भी दुनिया भर में अगर कहीं इस्तेमाल होती हैं तो आप को इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टी या टर्म्स ऑफ यू नो इनकी कुछ मिलता है आपको? अच्छा, सो AI में पहले एक आर्टिस्ट की जो एक पेंटिंग होती है उसकी तो वो इंपॉर्टेंस होती है, बट सिंस द पिक्चर बिलोंग्स टू समवन एल्स, लेकिन बना आप रहे हो, तो इसके बारे में हमें बताइए। इसके ना पहले ये होता था कि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता था कि AI जो चीज़ जनरेट कर रहा है इज इट डज इट इवन बिलोंग टू यू, क्योंकि वो तो नेट से चीज़ उठा रहा है, बाकी चीज़ पर उठाएगा। लेकिन फिर बाद में जब व्हेन आई रिसर्च फॉर इट एज वेल, एक AI के जैसे सॉफ्टवेयर उसका एक डेटाबेस होता है, उस पर जो वर्क होगा वो ऑलरेडी लोगों ने दिया हुआ है। एक और जैसे एक और सॉफ्टवेयर है स्टेबल डिफ्यूजन के नाम से, उसके अंदर आप TB के हिसाब से आप डेटाबेस डाउनलोड करते हो, उसके अंदर एसेट्स होते हैं, वो फिर जो आप जनरेट करते हैं ना वो उन्हीं एसेट्स में से चीज़ उठाते हैं।
तो मैंने कभी इसको एज ए फाइनेंशियली चीज़ नहीं सोची थी, मैंने तो अपने आइडियाज़ निकलते रहते थे। फिर मैंने काफ़ी लोगों से खाना शुरू किया कि आप लोग अपने आइडियाज़ निकालते हो। मैंने फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी यूज़ किया कि ये मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ कि आप लोग भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करो, अपने आइडियाज़ निकालो, अपने आइडिया जनरेट करो। तो ऐसा हमने करना शुरू किया। फिर मैंने इसको ऐसा फाइनेंशियली कमर्शियल एस्पेक्ट से नहीं सोचा। अच्छा ज़बू, आप ऑब्वियसली आपने भी बताया फैशन फोटोग्राफी भी करते हो। लास्ट ईयर हमारी आपसे आपकी मूवी रिलेटेड भी बात हुई थी। सो व्हाट आर योर प्लान्स, मजीद क्या मूवीज़ को लेकर या अपनी फोटोग्राफी को लेकर कुछ नई ऐसी चीज़? सो फोटोग्राफी इज समथिंग आई एम डूइंग जनरली कि मैं एज अ फिल्म मेकर काम करूँ इन द इंडस्ट्री, और लेकिन फिल्म वाइज आई एम राइटिंग अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स एट द मोमेंट, शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि अब ये दिस होल इनिशिएटिव और समथिंग जिसके वजह से जो मैं आइडियाज थे जिनको मैं कभी हो सकता एग्जीक्यूट ना कर सकूं, मैं एक ग्लिम्स दे देता था कि कभी मैं अब्दुल कदीर खान की फिल्म बने तो ऐसी फिल्म बन सकती है। या कभी एक और पोस्ट थी, मैंने एक और मूवी का आइडिया दिया था 1947 इंडिपेंडेंस के हिसाब से कि अगर कभी 1947 के बारे में मूवी बने तो कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, इनके ऊपर फोकस हो तो वो कितनी अच्छी मूवी बन सकती है। तो उसके साइड आई एम राइटिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज दैट होपिंग दैट इंशाल्लाह सून लॉट ऑफ द क्रिएटिव्स इन पाकिस्तान और इंडस्ट्री में हम सब काम करेंगे। So on a lighter note, seeing the current electricity bill situation, the people the way they are protesting in the streets, like do you think इसमें भी कोई फिल्म आने वाले वक्त में बन सकती है? Is there any idea? Honestly, पता है we have so much power as a social media artist या as a social media manager, anyone मीडिया के पास इतनी पावर है कि हम हर छोटी चीज को ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं कि वो चीज को इंपॉर्टेंस मिले। वन लास्ट क्वेश्चन, मुझे बहुत से यंगस्टर्स का पता है जो घर पे ये करना चाहते हैं, आपने भी ऐसे ही शुरू किया होगा, एंड देन यू गॉट द आइडियाज एंड ऑल, उनको कुछ कहें, उनको कोई ऐसी टिप दे जो उनको हेल्प करे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, वो क्या करें? सो जो आई हैव बीन डूइंग फोटोग्राफी फॉर 9 years नाउ एंड आई एम 20। तो जो एक रूल जो मुझे बहुत बाद में जाकर सीखा था वो ये था कि परफेक्शनिज्म को छोड़कर आपने कंसिस्टेंसी को करना है। एंड देयर इज हम लोग बचपन से सीखते हैं कि हमने सिर्फ सीखना है, लेकिन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग। तो जो भी चीज़ है हमेशा उस चीज़ से सीखो, हर चीज़ से इंस्पिरेशन लो, हर चीज़ से सीखो कि जो चीज़ बन रही है उसकी डिटेल में जाओ कि क्यों चीज़ बन रही है। आपकी ज़िंदगी में एक क्वेश्चन होता है वाई, हर चीज के बारे में पूछोगे, ये क्यों ऐसे हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, क्यूरियोसिटी लाओगे तो आप सीखोगे उस चीज को। क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सबू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका काम भी बहुत जबरदस्त है। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मूवी एज वेल। और सबू अक्कर हमारे साथ मौजूद थे जी, बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, इनकी क्रिएटिविटी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है और सोशल मीडिया पर उनको देख भी सकते हैं इनकी आर्ट फॉर्म को और जिस तरह से काम कर रहे हैं। इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आप। वेलकम बैक। वक्त हुआ चाहता है कुछ म्यूजिकल ट्रीट का, बहुत ज़रूरी है। मंडे को आपने पूरा दिन आज गुजारना है, फर्स्ट वर्किंग डे, तो बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा आपको हम लाइट मोड पे आपका दिन शुरू कराएं। सो वी हैव अ वेरी गुड सिंगर विद अस, वी बिलीव आपको भी अच्छे लगेंगे। इस एक्सप्रेसो टैलेंट के अंदर आज अवैस अमजद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा गाते हैं, रिसेंटली अपना करियर इन्होंने शुरू किया है और इनकी आवाज़ कैसी है और किस हद तक आपके दिलों में घर बना सकती है वो तो जब हम इन्हें सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। तो हम सोशल मीडिया के ऊपर इनका म्यूज़िक मौजूद है और साथ गिटार्स के ऊपर इनके साथ नजफ़ हैं। बगैर किसी तवक्कुफ़ के हम ज़रा बातचीत शुरू कर लेते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो अवैस, हाउ आर यू? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। नजफ़ आप कैसे हो? ठीक हो, गुड टू सी यू। वैसे कैसा म्यूजिक चल रहा है, क्या हो रहा है? बस अभी 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह न्यू प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ फिल्म्स के लिए चल रहे हैं, शॉर्ट मूवीज़ के लिए, कुछ अपने ओरिजिनल्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं पे बस वर्किंग है। फोकस किस जॉनरा के ऊपर है? क्लासिकल मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन चूँकि ऑडियंस की जो पसंद है उसमें मतलब डिफरेंट जॉनर्स हैं जो लोग लाइक करते हैं, कुछ पॉप लाइक करते हैं, कुछ अब डिफरेंट, आपको पता बहुत सारे जॉनर्स आ चुके हैं, तो कोशिश होती है कि हर जॉनर में कुछ ना कुछ नया करते रहें। तो आपका ये सिंगिंग करियर कितने साल पहले शुरू हुआ? आई गेस के मुझे 8 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपना प्रोडक्शन हाउस है मेरा, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग वगैरह सारी चल रही है। इसमें ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन है और मतलब मजीद सिंगर्स वगैरह के साथ। आप बेसिकली प्रोड्यूस खुद करते हैं अपने गाने? हाँ जी, प्रोड्यूस खुद भी करते हैं और कुछ म्यूजिशियंस हैं, ऑब्वियसली सारी टीम के साथ वर्कआउट चलता है इस तरह की चीज़ों में। फिर तो आपको बेहतरीन इस्तेमाल आता होगा सॉफ्टवेयर्स का थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे तो हम आप जरूर चाहेंगे आपसे कुछ सुने सुबह। ज़रूर, मैं एक अपनी कंपोजिशन है उसी को सुनाऊंगा। ग्रेट। एक दोस्त हैं, राइटर हैं, उन्होंने लिखा था, उसामा खालिद ने। प्लीज मैं करूँगा जरूर। मैं बन जाए बेकार निमाए, मैं बन जाए बेकार निमाए, राम लगाए पार निमाए, मैं बन जाए बेकार निमाए, मैं
बंजर बेकार निमाए। रात ने कैसी आग जनी है मेरे पिया पर बोझ बनी है मेरे पिया पर बोझ बनी है। पायल की पायल की झंकार निमाए। मैं बंजर बेकार निमाए। मैं बंजर बेकार निमाए। चूर हुई रंजूर हुई तुझे ढूंढ ढूंढ अखियां। चांद मुझे बेचैन करे कभी काट खाए सखियां। चूर हुई रंजूर हुई तुझे ढूंढ ढूंढ अखियां। चांद मुझे बेचैन करे कभी काट खाए सखियां। रात ने कैसी आग जली है मेरे पिया पर बोझ बनी है। पायल की झंकार निमाए। मैं बंजर बेकार निमाए। मैं बंजर बेकार निमाए। नाइस नाइस, वेरी वेल। ये लिरिक्स किसके? ये उसामा खालिद दोस्त है, राइटर है। अच्छा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका। तो ये किस तनाजुर में गाना लिखा गया है? ये इसका कोई बैकग्राउंड ऐसा लगता एक्चुअली है? वो मतलब मुझे फॉलो करते थे काफ़ी देर से। उन्होंने मतलब जब मेरे इनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि वैसे भाई जिस तरह का आपका वोकल टोन है, मैं बहुत देर से इस पर कुछ लिखना चाह रहा था स्पेशली आपके लिए कि इसको खुद आप कंपोज करें। तो फिर मैंने इसको खुद ही कंपोज किया था। और मैंने भी उनसे पूछा था कि इसका पर्पस क्या है। तो उन्होंने कहा कि शायरी के अकॉर्डिंग मतलब जो शायर होता है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक फीमेल को मतलब उसकी कोई सेंस होती है जिसमें वो लिखता है कि भाई अपने आप को एक फीमेल समझ के लिखता है। तो उसने उस सेंस में उसको लिखा। अच्छा, ग्रेट। तो वैसे आप सुनते किन आर्टिस्ट को है? ऑब्वियसली हर एक की इंस्पायरेशन सभी को सुनते होंगे जी। इंस्पायरेशन तो ऑब्वियसली हर एक की खान साहब है, नुसरत फतेह अली खान साहब। तो उनके साथ तो ऑब्वियसली गाते भी हैं खान साहब को आप? गाते भी हैं खान साहब को। कोई ऐसा मशहूर गाना जो आप गाते हैं खान साहब का या किसी बड़े सिंगर? आप बैठे हैं वाले में। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। मैं कदे के सभी पीने वाले लड़खड़ा के संभलते हैं लेकिन मैं कदे के सभी पीने वाले लड़खड़ा के संभलते हैं लेकिन तेरी नजरों का जो जाम पी ले, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। तो लाइव परफॉर्म किया? लाइव कहीं पे कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सर्ट्स चलते रहते हैं। कॉन्सर्ट्स वगैरह में कोई ऐसा पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिसके साथ परफॉर्म करने की ख्वाहिश हो? सभी के साथ एक्सप्रेसो में तो देखें अब आप आ गए ना, ये तो ख्वाहिश आपकी। इसके बाद बताएं आप कौन सा करना
करना चाहते हैं? जबरदस्ती का credit तो हमने हाँ, नहीं लिया। मैं डिस्कस करना चाहूँगा और ऑनर करना चाहूँगा कि हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनकी मुझे ये रहती भी है हमेशा कि उनको पीछे नहीं होना चाहिए। क्या नाम लेते हैं, पीछे ही है वो। हाँ अभी रिसेंटली उनका कहो एक दिन जिनका अहमद जान मैं मतलब लिटरली मैंने अभी रिसेंटली हम लोग दोस्त बैठे हुए थे तो उन तक रसाई है, लेकिन मैं उनको कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और ऐसे नहीं मिलना चाहता कि मैं उनको कहूँ कि मैं कोई आर्टिस्ट हूँ या मेरा किसी भी चीज़ से लिंक है। बस मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूँ, मिलकर उसको कहना चाहता हूँ यार कुछ करो। आई गेस के पाकिस्तान का सबसे मेरी नजर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि अहमद ने बहुत कम म्यूजिक किया है। Exactly. जितने अच्छे वो आर्टिस्ट उनको ज्यादा करना चाहिए। वैसे रिसेंटली एक ऑफिशियल साउंड ट्रैक उनका है, अभी मैंने सुना है 4 दिन पहले, तो कर रहे हैं लेकिन कम काम कर रहे हैं। और बिल्कुल आपके जो राइटली पॉइंटेड आउट, तो आगे क्या इरादे हैं आप? एक तो आपने ये गाना हमें सुनाया, ये आपका ऑफिशियली आ रहा है? ऑफिशियली रिलीज है मेरा। अच्छा रिलीज है, अब आगे आप ही इंशाल्लाह अभी मैं कश्मीर गया था कुछ वीडियोस ऑफिशियल वीडियोस के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया। यूजुअली आप नोटिस आप हाई नोट के ऊपर गाते हैं, कोई ऐसा भी है जो लो नोट के ऊपर कोई रोमांटिक मेलो टाइप का गाना है? थोड़ा सा हमें वो भी सुना, टेस्ट लें जरा आपका। श्योर व्हाई नॉट। ये भी मेरे एक दोस्त हैं कासिम मुमताज रामे, मतलब बड़ा अच्छा लिखते हैं भी, उनकी बड़ी खूबसूरत बात है, मैं समाप्त। ग्रेट। मुझे उसका सहारा हो ये लाजिम तो नहीं, कोई बेबस बेचारा हो ये लाजिम तो नहीं, मुझे उसका सहारा हो ये लाजिम तो नहीं, कोई बेबस बेचारा हो ये लाजिम तो नहीं, कोई उसका किसी को चाहना और चाहते रहना, किसी को चाहना और चाहते रहना, और फिर वो तुम्हारा ये लाजिम तो नहीं, कोई बेबस बेचारा हो ये लाजिम तो नहीं, ये लाजिम तो नहीं, ये लाजिम तो नहीं, ये लाजिम तो नहीं, ये लाजिम तो नहीं। किसी को चाहना और चाहते रहना और फिर वो तुम्हारा हो, यार क्या बात है, ये लाजिम तो नहीं। बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। टाइम हमारा तकरीबन खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच। सुबह गाना मुश्किल होता है बट आपने सुनाया। इन दी एंड आपको बहुत से लोगों ने अभी देखा होगा, जाना होगा, कुछ भी आप क्लोजिंग नोट के ऊपर कहना बस मैं ये कहूँगा ऑडियंस के लिए कहूँगा कि जो भी मतलब आर्टिस्ट हैं जो आते हैं जो नए आना चाहते हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और आप लोगों की जो थोड़ी सी सपोर्ट होती है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया वैसे आपका भी, नजफ आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। नजफ खुद भी लीड वोकलिस्ट भी हैं। नेक्स्ट टाइम मिले आप नजफ, पहले बताते हैं टाइम नेक्स्ट टाइम। नजफ और अवैस हमारे साथ मौजूद थे, इनकी म्यूजिक को सपोर्ट करें, बड़ा अच्छा म्यूजिक है इनका और बड़ा अच्छा गाते भी हैं, और जिस तरह उन्होंने भी कहा कि इन यंग आर्टिस्ट को एक और गाना सुनना आपने, हल्का सा सुन सकते हैं। चले जाते हुए 30 सेकंड्स हैं हमारे पास, सो इनसे साइनिंग आउट, लेकिन नजफ गाएगा। ओके। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोलना, मोरा सैया मुझसे। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और जाते जाते हम आपको एक्सरसाइज लाजमी करवाते हैं, उसके लिए खुशी हमारे साथ। खुशी। थैंक यू अमला, थैंक यू इमरान। सो आज हम कोर फंक्शन ट्रेनिंग करेंगे जिसमें कोर एक्सरसाइजेज होंगी, ठीक है। सम ऑफ द प्लैंक होल्ड की वेरिएशन,
सो कोर का फ़ायदा ये होता है कि आपकी बैक स्ट्रॉन्ग रहती है, आपका कोर स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसमें आपको पेन से निकलती है, नी पेन से निकलती है, बैक पेन से निकलती है। सो कोर एक्सरसाइजेज गाइस किया करें, स्पेशली होल्ड्स किया करें, आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स किया करें। सो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे प्लैंक रोज। सो इट्स अ वेरी गुड कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज। सो हम डंबल्स देंगे, बट फर्स्ट वार्म अप करें, जंपिंग जैक्स, टो टचेस, स्क्वाट्स, ठीक है, हाई नीज, एंड देन स्टार्ट द वर्कआउट। So dumbbells right below the shoulders, feet wide, and pull करना, exhale करना, and then breathe in. Make sure hips move now side to side, core को stable रखना आपने। So second exercise, head to heel in straight line. Keep your stomach tucked in, and then we're gonna move forward. And then backwards, right below the shoulders. Move forward, then backwards, move forward and backwards. Okay? And then third exercise is on the floor. We're going to do half crunches. Breathe in, breathe out. Hands होंगे से support करने के लिए. Make sure you're not pulling your neck up. Make sure you lift your shoulders up. Neck उसी जगह रहेगा. ठीक है? Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. So again guys, in plank position आपने elbows पे जाना है, ठीक है, and stomach tight करना है, hips tight करने हैं, elbows in line with your shoulders, right below the shoulders, and push your shoulders forward, core flex होती जाएगी, and then again guys on the floor हमने hold करना है, जितना हम core को stable कर सकते हैं। Bend your knees, arms stretch right above the shoulders, knees right above the hips, and lift your shoulder up and neck up and hold. So guys, ये आपने 5 exercises हैं, ठीक है, जो आपने 30 seconds करनी है, 30 seconds on, 10 seconds off, and 3 to 4 rounds, and guys आपकी core burn होगी and core strong होगी. So guys try करें, and it'll make your back stronger as well. So take care guys. Allah Hafiz. थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक्सरसाइज करा दी जाते जाते। चलें जी, एक्सरसाइज की तो टेक्निक्स हमने आपको बता दी, शो हमने खत्म हो आपको गया। वीडियो दिखाई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आई होप आपका दिन अच्छा गुजरे, पूरा वीक भी हमारे साथ। कल आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।